नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के सिरोही में ब्रह्मकुमारी संस्थान में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन में राजयोगिनी संतोष दीदी का अभिवादन भी स्वीकार किया और इस राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित भी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए अनुयायियों और साथ ही प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आह्वान किया कि वे सर्वप्रथम गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य करें, ताकि वे लोग मुख्य धारा में आकर समाज निर्माण में भागीदार बन सके। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के कल्याण से जुड़े कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि समाज निर्माण के लिए समाज के लोगों का न सिर्फ भौतिक विकास होना जरूरी है, बल्कि वो समाज के लोगों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास होना भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधित चलाई जा रही बेहतरीन कार्यों पर भी चर्चा की है। और संगठनों का हेतु यही था कि मनुष्य निर्माण कैसे किया जाए, समाज निर्माण यानी अच्छा समाज कैसे बने, लेकिन समाज की मूल इकाई वो मनुष्य होती है। तो मनुष्य का निर्माण कैसे हो। निर्माण में भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, सब करता है। ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है। उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सरकार के बारे में एक मान्यता लोगों को क्या है कि सरकार आई है, ये विकास करेगी, तो वही विकास भौतिक विकास तक उनकी सीमाएं सोचने की होती है। लेकिन मनुष्य निर्माण, समाज का विकास, जिसके अंदर शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का जो विकास है उसका शारीरिक विकास, इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास इसका भी ध्यान रखना है। शारीरिक विकास के अंदर हम किस प्रकार से खेलों को अंदर कैसे हम आगे बढ़ाएं, व्यायाम कैसे लोगों को करवाएं, योगासन की पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने। योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। उसका एक योगासन का हिस्सा, ये प्रचार का हिस्सा है। लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी, तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए। नशाखोरी है, तरह तरह के लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उसके अंदर जो तनाव बढ़ते हैं उसको कैसे कम करें। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ने की जो काम है, ये हमारे बहुत प्रकार से सरकारें भी करती हैं, महापुरुष भी करते हैं। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं। गांव गांव में पार्क और व्यायामशाला ये बनाई है। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार न हो,
स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। साल 2023 को मिलेट ईयर बनाए जाने पर मनोहर लाल ने कहा, हरित क्रांति की वजह से धान गेहूं उगाकर हम खाद्य संपन्न तो हो गए, लेकिन मोटे अनाज से मिलने वाले पोषण से हम दूर हो गए। मनोहर लाल ने लोगों को मोटे अनाज से जुड़े फायदे भी बताए कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है कि 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। मिलेट ईयर यानी जो मोटा अनाज है, क्योंकि आज हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें गेहूं और धान को पैदा करके आनंद तो बढ़ा लिया, क्वालिटी कमजोर हो गई, शरीर बहुत व्याधियां आ गई। आज हम पुराने अगर परंपरागत तरीके को सोचे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। और एक बात की बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं, आईएएस एसोसिएशन ने कल 1 जनवरी को यह संकल्प लिया कि हम 1 जनवरी का जो पहला अपना अल्पाहार है, ब्रेकफास्ट है, वो मिलेट से शुरू करेंगे। और हरियाणा में कल सवेरे कार्यक्रम आईएएस एसोसिएशन ने किया कि हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज में संस्कारों के प्रभाव को लेकर श्रीमद् भागवत गीता की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अच्छे कार्य कर रहा हूँ वो गीता के एक श्लोक की देन है। इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होता है, इसके लिए हमारे साहित्य भरा हुआ है, हमको जो संस्कारित करती हैं। बात आई श्रीमद् भगवत गीता की। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। वो कोई लड़ाई लड़ने की कला नहीं थी, बल्कि जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, जीवन का एक सार। और उसका प्रचार हमने भी हरियाणा के अंदर करते करते सारे देश में और दुनिया में उसका प्रसार हो, इस काम को हमने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम जो हमारे ब्रिजमोहन जी भी बता रहे थे, स्वयं भी गीता के बहुत एक प्रकार से उसको प्रचार करने में कितना आप अग्रणी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कई बार कहता हूं कि गीता का एक श्लोक की एक पंक्ति कहीं से मुझे सुअवसर मिल गया उसको पढ़ने का, याद करने का, और जीवन यहां तक पहुंच गया। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमने उसको पकड़ा। आज से 1977 में जैसे बताया, 45 साल पहले उस एक पंक्ति को पकड़ा था, जीवन राष्ट्र समर्पित कर दिया कि परिवार तो सब बसाते हैं, लेकिन जो बड़ा परिवार है उसकी सेवा कैसे की जाए। कहा गया कि मेरे घर के परिसर में हमारे भारत भूषण जी कह रहे थे कि परिवार का कोई सदस्य नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे परिवार के सदस्य आते हैं। कौन आते हैं? मैंने हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम 8 साल से लगातार ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को फायदा पहुंच सके। यहाँ भी जो वैसे तो विभिन्न प्रदेशों के सभी सदस्य वो परिवार ही है। हमने आध्यात्मिकता के आधार पर कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन दायित्व के हिसाब से मेरा दायित्व यदि हरियाणा का है तो हरियाणा की जनता सारा मेरा परिवार है। आप सब मेरे परिवार के हिस्सेदार हैं। तो इस परिवार की सेवा कैसे करना, और इस परिवार के भी जो कि समाज में एक प्रचलन है, एक अलग अलग स्तर होते हैं, बुद्धि के नाते भी, अर्थ के नाते भी, सामाजिक स्तर भी। कोई निम्न स्तर है, कोई मध्यम स्तर है, कोई ऊंचा स्तर है। तो सबसे पहले समाज को यदि सुखी रखना है तो जो हमारा नीचे पीछे रह गया, पिछड़ गया कोई भी समाज का व्यक्ति या परिवार, उसको कैसे ऊपर उठाना, इसको अंत्योदय की भावना कहा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि सुखी समाज की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब समाज का अंतिम व्यक्ति, पायदान पर खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको सहायता देकर के उसको अपने साथ आगे बढ़ाओ, मुख्य धारा में लाओ। इस काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। अभी श्री ब्रिजमोहन महेश जी ने जो योजनाएं बताई, मैं पूछ रहा था कि कहां से आपको पता लगा, कहने लगे मुझे तो बहुत कुछ पता है, बहुत थोड़ा मैंने बोला है। ये बात ठीक है। हमने पिछले 8 साल में व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं।
और उन कामों को करते हुए बहुत सी कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उस काम में कोई हरियाणा सरकार अकेले कर रही ऐसा नहीं है। बहुत से संगठन, जैसे आपका संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और भी हरियाणा के अंदर आर्य समाज भी बहुत अच्छे काम करता है, उनकी भी अपनी परंपरा है। हम इन सबको साथ लेके चलते हैं, और सबको साथ लेके चलने के लिए एक भूमिका क्या बनाई है कि जितने संत महापुरुष हैं उनके विचारों को, उनको मान सम्मान देने के लिए हमने विशेष योजना बनाई है कि संत महापुरुषों की जयंतियां हम सरकारी तौर पर मनाएंगे, और हरियाणा में ऐसी सब जयंतियां हम जो है सरकारी तौर पर मनाते हैं। इस अवसर पर समाज बदलाव का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कविता की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अंधेरा घना हो, अर्थात सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर उजियारा कर उसके जीवन से दुख, दर्द व दरिद्रता दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा सरकार पिछले 8 सालों से अंत्योदय के मूल मंत्र पर चलते हुए हर वर्ग के कल्याण के कार्य को अंजाम दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों व फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दादी प्रकाश मणि पार्क के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। तो आनंद के लिए बुराई करता है, हम उसको बताएं कि इस बुराई में आनंद नहीं है, आनंद इस अच्छाई में है। मन की सोच बदलो, तब वो अपनी बुरी आदतें छोड़ेगा। कभी कभी बातें तो मन में बहुत हैं, लेकिन आज चूंकि एक अवसर मुझे मिला है आपके सामने आने का, मैं कोशिश तो ये करूंगा कि लगातार वर्ष में एक बार आपके साथ इस प्रकार से मिलना जरूर हो जाए। लॉन्ग अवेटेड ये मेरा कार्यक्रम पिछले कई सालों से सोच रहा था कि मैं एक बार माउंट आबू ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थान में जाकर के आता हूं। संयोग था, प्रभु की जैसे इच्छा थी, आज आपने बुलाया और वो संदेश पहुंचा। जैसा गीत में कहा गया कि तन से आज आया हूं, मन से तो मैं बार बार आया हूं, पहले भी आया हूं। तो मैं ये कह रहा था कि कभी निराशा मत लगने देना सामने हाथ, हमेशा आशावादी बनकर के आगे बढ़ना है। कभी कभी आता है कि नहीं, इतना घना अंधेरा है, इतनी ज्यादा निराशा है, हम कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए एक ही पंक्ति है, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहां मना है? तो इस नाते से हम एक एक दीप जलाते जाए, आगे बढ़ते जाए। अपना इतना बड़ा ये आश्रम चलता है। मैंने भारतभूषण जी से पूछा, मैंने कहा इस आश्रम के लिए आप लोगों को कोई करणीय अकरणीय, कोई परहेज, कोई और ऐसे हमारे जैसा व्यक्ति कोई आए, मन में कभी इच्छा हो जाए कि मैं कुछ सहयोग करके आऊं, तो कहने लगे हमारी कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन आप कुछ करेंगे तो हमारी ओर से मना भी नहीं है। बहुत सीधा रास्ता इन्होंने बता दिया। तो मैंने भी विचार किया कि आप लोगों के यहाँ कई आप प्रकल्प ऐसे बना रहे हैं, और जो आज जो जानकारी दी गई है मुझे, उसके अंदर एक दादी प्रकाशमणि पार्क ये यहां बनाया जा रहा है। आखिर स्वाभाविक है, जनता के सहयोग से बनता है। तो मेरे पास एक सरकारी डिस्क्रिप्शन कोटा होता है, 21 लाख रुपया उसके अंदर मैं अपनी ओर से योगदान करता हूं। और फिर वही एक अपील और आह्वान करता हूं कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में चलाए जा रहे मनोहर योजनाओं की भी चर्चा करते हुए कहा, हमारी सरकार निरंतर समाज कल्याण के लिए योजनाएं चला रही हैं, जिससे समाज के वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा में लाया जा सके। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी हैं। साथ ही हरियाणा वासियों के लिए बढ़ाए जा रहे मनोहर कदम को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है, और इस नव वर्ष की
बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये वर्ष भर की यात्रा जब शुरू की थी तब इसी प्रकार से नववर्ष की भांति शुरू की थी और लगातार आज वर्ष भर की सब बातें विचार करते हैं तो ध्यान में आता है इस यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत से सज्जन पुरुष मिले, बहुत साथी मिले, मित्र मिले, साथी सारथी हुए और बहुत सी चुनौतियां भी आई, बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हम भरपूर उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं। आज हमें संतोष है कि उन बाधाओं के बावजूद, विरोधियों से चुनौतियों मिलने के बावजूद हम सफलतापूर्वक यहां तक बढ़े हैं और आगे 2023 में वर्ष भर की यात्रा फिर से हमने शुरू की है। हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब परिवारों का, उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए। टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है। हम लोग लगातार सरकार के जो काम है उसको करने के लिए हम आगे कर रहे हैं और सरकार के काम करते करते, चाहे विकास के काम हैं, विकास के काम में ढेरों हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन हैं, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं अथवा रेलवे के, केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने लगातार बढ़ाया है और केवल इतना मात्र ही नहीं, तो हमने इसके साथ साथ लोगों की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी काम किया है। शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक ये चुनौती हमारे लिए थी कि इस सेवाओं के काम में यानी कैसे हम आगे बढ़ें, बालकों की शिक्षा का स्तर ये कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान में होगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने लगभग 7 लाख टेबलेट्स, यानी बच्चे को आईटी का उपयोग करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। अब उसके आधार के ऊपर हमारा 10वीं का, 11वीं, 12वीं का जो बच्चा है वो, यानी जैसे कोविड के अंदर कठिनाइयां पैदा हुई थी कि विद्यालय में जा भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक प्रकार से हमारी उस चुनौती में से निकला हुआ एक अच्छा रास्ता कि हमने आईटी के माध्यम से पढ़ाई अपनी शुरू की, ऑनलाइन कक्षाएं लगी और टेबलेट के माध्यम से आज बच्चा घर बैठे भी अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। हमने विद्यालयों गए हैं, आने वाले 3 या 4 वर्ष के अंदर सब जिलों में मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति, इसकी भी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं और अपने नियर एंड डियर को, अगर अपने प्यारे को, मित्र को, परिवार को, यानी परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए वो लेकर के जाता है तो उसकी मजबूरी होती है कि ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से चलाया। हमें लगा कि प्रदेश में मात्र 15 लाख लोग ही इसमें, परिवार इसमें कवर होते हैं, लेकिन जब गरीब की पहचान की गई तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। तो 28,89,000 अर्थात 29 लाख परिवारों को हमने उसमें नई योजना चिरायु हरियाणा बना करके और उसको लागू किया है ताकि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ ये उसको मिल सके। और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा साल 2022 में 12,616 गुमशुदा बच्चों और वयस्कों को उनको रेस्क्यू किया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो परिवारों को कोई भी मुस्कान लौटा रही है हरियाणा की सरकार। साल 2022 में 12,616 गुमशुदा बच्चों और वयस्कों का रेस्क्यू किया है हरियाणा सरकार ने। बाल श्रमिक 1,372 हैं। बाल भिखारी की बात की जाए तो 886 इनकी संख्या है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से कुछ विभागों का विलय एवं पुनर्गठन कर दिया है और आज इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कौन से विभाग का विलय किया गया और कौन कौन से नए विभाग बनाए गए हैं, उस पर यह खास एक रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा सरकार ने की है विभागों के विलय की अधिसूचना जारी। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से उच्च विभागों का विलय एवं पुनर्गठन कर दिया है और आज इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया, अब नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को विद्युत विभाग के साथ विलय करके नए विभाग का नाम बदलकर ऊर्जा विभाग किया गया है। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का विलय सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के साथ किया गया और इसका नाम बदलकर सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग किया गया है। श्रम तथा रोजगार विभाग के स्थान पर अब श्रम विभाग का नाम रखा गया है। अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का विलय करने के बाद नया नाम सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग किया गया है। खेल एवं युवा मामले विभाग का नाम खेल विभाग रखा गया। वन एवं वन्य जीव विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय कर इसका बदलकर पर्यावरण वन और वन्य जीव विभाग किया गया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का पर्यटन विभाग में विलय करके विभाग का नाम बदलकर विरासत तथा पर्यटन विभाग किया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग का विलय करके नए विभाग का नाम उच्चतर शिक्षा विभाग किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग को भंग किया गया है। इस विभाग के कार्यों इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण व निजी आईटी तथा हार्ट्रॉन को उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के दायरे में लाया गया है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के बच्चों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे करेंगे। गैर बोर्ड कक्षाओं के बच्चे और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे 10वीं 12वीं की फिजिकल कक्षाएं भी लगेंगी। गैर बोर्ड विद्यार्थियों हेतु धार्मिक स्थल सुबह करेंगे बिस्तर छोड़कर पढ़ने की अपील। तो सुबह 10 से दोपहर 2 बजे 10वीं 12वीं की ये फिजिकल कक्षाएं लगेंगी और गैर बोर्ड विद्यार्थियों हेतु धार्मिक स्थल सुबह बिस्तर छोड़कर पढ़ने की अपील करेंगे, यानी कि अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है कृष्ण कुमार, जो कि यमुनानगर से बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज हैं। अस्थि वाला एक पोर्टल सरकार ने अभी लॉन्च किया है कि रिसेंटली जो बारिश हुई है अभी 22 से 25 सितंबर के बीच में, जिसकी वजह से काफी फसलों में नुकसान हुआ है। तो यदि किसी किसान का इसमें नुकसान हुआ है तो वो सीधा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के पोर्टल पे जाके या मेरी फसल मेरा बेड़ा पोर्टल पे जब वो खोलता है तो उसमें इस पोर्टल का लिंक दिया हुआ है अस्थि पूर्ति के लिए। तो उस पोर्टल पे जाके वो रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये भी इसमें मैं आपको बता दूं कि जो किसान रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें जिसका नुकसान हुआ है उसका जल्दी वेरिफिकेशन करके उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं, यदि किसान का मतलब इंश्योरेंस कराने के बाद यदि भगवान न करे किसी किसान का नुकसान होता है तो 72 घंटे के अंदर बागवानी विभाग से संपर्क करे। बागवानी विभाग जिला स्तरीय की एक कमेटी बना के वही उसका इंस्पेक्शन करेगी। कोई कंपनी का बंदा नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या जो अलाइन डिपार्टमेंट है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम बनाएगा वही उसका इंस्पेक्शन करेगी और जितना नुकसान उसका हुआ है उसके हिसाब से उसका मुआवजा किसान को देंगे।
तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।